हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द स्टोरी नॉलेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जॉन मदीना की बुक ब्रेन रूल्स की समरी। हम में से अधिकांश को पता नहीं है कि वास्तव में हमारे सिर के अंदर क्या चल रहा है। फिर भी ब्रेन वैज्ञानिकों ने उन डिटेल्स का खुलासा किया है जो कि हर व्यवसाय नेता, माता पिता और शिक्षक को पता होना चाहिए, जैसे कि आपके मस्तिष्क को सबसे अच्छा काम करने के लिए शारीरिक गतिविधि की आवश्यकता। हम कैसे सीखते हैं? नींद और तनाव वास्तव में हमारे दिमाग को क्या करते हैं? मल्टीटास्किंग एक मिथ क्यों है? भूलना इतना आसान क्यों है और नए ज्ञान को दोहराना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्या यह सच है कि पुरुषों और महिलाओं के ब्रेन्स अलग अलग होते हैं? इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे हर दिमाग अलग तरह से वायर्ड होता है। व्यायाम से कॉग्निशन में सुधार होता है। हम सीखने और तलाशने को कभी भी बंद नहीं करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यादें अस्थिर यानी वॉलेटाइल होती हैं। नींद सीखने की क्षमता के साथ शक्तिशाली रूप से जुड़ी हुई है। दृष्टि अन्य सभी इंद्रियों को मात देती है। तनाव हमारे सीखने के तरीके को बदल देता है। अंत में आप समझेंगे कि आपका ब्रेन वास्तव में कैसे काम करता है और इसका अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यायाम से दिमागी शक्ति बढ़ती है। हमारा दिमाग चलने के लिए बनाया गया था, दिन में 12 मील। अपने सोचने के कौशल में सुधार करने के लिए आगे बढ़ें। व्यायाम से आपके ब्रेन को रक्त मिलता है, जिससे ऊर्जा के लिए ग्लूकोज और बचे हुए जहरीले टॉक्सिक इलेक्ट्रॉन्स को सोखने के लिए ऑक्सीजन मिलती है। यह प्रोटीन को भी स्टिम्युलेट्स करता है, जो न्यूरॉन्स को जोड़ता रहता है। सप्ताह में सिर्फ 2 बार एरोबिक व्यायाम करने से आपको डिमेंशिया का खतरा कम हो जाता है। मानव मस्तिष्क लगभग निरंतर गति की परिस्थितियों में विकसित हुआ। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सूचना को संसाधित प्रोसेस करने के लिए ऑप्टिमल वातावरण में गति शामिल होगी। वास्तव में सबसे अच्छी व्यावसायिक बैठक में हर कोई लगभग 1.8 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। शोधकर्ताओं ने 2 बुजुर्ग आबादी का अध्ययन किया जिन्होंने अलग अलग लाइफस्टाइल्स का नेतृत्व किया, एक पैसिव और एक एक्टिव। कॉग्निटिव्स को गहराई से प्रभावित थे। व्यायाम पॉजिटिव रूप से प्रभावित करता है कार्यकारी कार्य, स्पेशल टास्क्स, रिएक्शन टाइम और क्वांटिटेटिव कौशल को। व्यायाम 2 कारणों से कॉग्निशन में सुधार करता है। पहला, एक्सरसाइज से दिमाग में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है, जिससे ब्रेन बाउंड फ्री रेडिकल्स कम होते हैं। पिछले कुछ दशकों के सबसे दिलचस्प निष्कर्षों में से एक यह है कि ऑक्सीजन में वृद्धि हमेशा मानसिक तेज में वृद्धि के साथ होती है। दूसरा, व्यायाम सीधे मस्तिष्क के मॉलिक्यूलर मशीनरी पर ही कार्य करता है। यह न्यूरॉन्स के निर्माण, अस्तित्व और क्षति और तनाव के प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। मानव मस्तिष्क भी विकसित हुआ। हमारे सिर में एक दिमाग नहीं है, हमारे पास 3 है। हमने सांस लेने के लिए छिपकली ब्रेन के साथ शुरुआत की, फिर एक बिल्ली की तरह एक ब्रेन जोड़ा और फिर जेलो की पतली परत लेयर के साथ सबसे ऊपर, जिसे कॉर्टेक्स तीसरा और शक्तिशाली मानव मस्तिष्क कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन के समय पेड़ों से नीचे उतरकर सवाना में आकर हमने परिवर्तन के अनुकूल होकर पृथ्वी को अपने कब्जे में ले लिया। सवाना पर चलने के लिए 4 पैरों से 2 तक जाने से एक जटिल मस्तिष्क विकसित करने के लिए ऊर्जा मुक्त हो जाती है। संबोलक तर्क यानी रीजनिंग, एक चीज को दूसरी चीज के रूप में देखने की क्षमता एक विशिष्ट मानवीय प्रतिभा है। यह एक दूसरे के इरादों और प्रेरणाओं को समझने की हमारी आवश्यकता से उत्पन्न हो सकता है, जिससे हमें ग्रुप इंटेंशंस और मोटिवेशंस के भीतर कोऑर्डिनेट करने की इज्जत मिलती है। दिमाग एक जीवित अंग है। यह एक अस्थिर बाहरी वातावरण में जीवित रहने से संबंधित समस्याओं को हल करने और लगभग निरंतर गति में ऐसा करने के लिए डिजाइन किया गया है। हम ग्रह पर सबसे मजबूत नहीं थे, लेकिन हमने सबसे मजबूत दिमाग विकसित किया, जो हमारे अस्तित्व की कुंजी है। सबसे मजबूत दिमाग जीवित रहता है, सबसे मजबूत शरीर नहीं। समस्याओं को हल करने, गलतियों से सीखने और अन्य लोगों के साथ गठबंधन बनाने की हमारी क्षमता हमें जीवित रहने में मदद करती है।
हमने अपने पड़ोसियों के साथ सहयोग करना और टीम्स बनाना सीखा कर दुनिया को अपने कब्जे में ले लिया। एक दूसरे को समझने की हमारी क्षमता ही हमारा मुख्य सर्वाइवल साधन है। रिश्तों ने हमें जंगल में जीवित रहने में मदद की और आज काम और स्कूल में जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण है। यदि कोई शिक्षक या बॉस के साथ सुरक्षित महसूस नहीं करता है तो वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता है। यदि कोई छात्र गलत समझा जाता है क्योंकि शिक्षक छात्र के सीखने के तरीके से जुड़ नहीं सकता है तो छात्र अलग थलग पढ़ सकता है। कक्षा और क्यूबिकल से बड़ा कोई दिमाग विरोधी वातावरण नहीं है। हर दिमाग को अलग तरह से बनाया गया है। आप जीवन में जो कुछ भी करते हैं और सीखते हैं वह फिजिकल रूप से बदल देता है कि आपका दिमाग कैसा दिखता है। यह सचमुच इससे फिर से बनाता है। मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्र अलग अलग लोगों में अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं। किसी भी दो लोगों का दिमाग एक ही तरह से एक ही जगह पर एक जैसी जानकारी को स्टोर नहीं करता है। हमारे पास बुद्धिमान होने के कई तरीके हैं जिनमें से कई आईक्यू टेस्ट्स में दिखाई नहीं देते हैं। हम सोचते थे कि बुद्धि की सिर्फ 7 कैटेगरीज होती हैं, लेकिन खुफिया श्रेणियों की संख्या 7 अरब से भी अधिक हो सकती है। मोटे तौर पर दुनिया की आबादी। किसी भी दो लोगों का दिमाग एक जैसा नहीं होता, यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों के भी नहीं होते। हर छात्र का दिमाग, हर कर्मचारी का दिमाग, हर ग्राहक का दिमाग अलग तरह से बना हुआ होता है। आप या तो इसे स्वीकार कर सकते हैं या इसे अनदेखा कर सकते हैं। शिक्षा की वर्तमान प्रणाली उम्र के आधार पर ग्रेड स्ट्रक्चर्स होने से इसकी उपेक्षा करती है। Amazon जैसे व्यवसाय बड़े पैमाने पर मास कस्टमाइजेशन पर पकड़ बना रहे हैं। मस्तिष्क के क्षेत्र अलग अलग लोगों में अलग अलग दरों से विकसित होते हैं। स्कूल जाने वालों बच्चों का दिमाग उनके शरीर की तरह ही असमान रूप से विकसित होता है। हमारी स्कूल सिस्टम इस तथ्य की उपेक्षा करती है कि प्रत्येक दिमाग को अलग तरह से बनाया गया है। हम गलत मानते हैं कि हर दिमाग एक जैसा होता है। मन का सिद्धांत किसी और की आंतरिक प्रेरणाओं को समझने की क्षमता और उस ज्ञान के आधार पर एक अनुमानित सिद्धांत कैसे काम करता है का निर्माण करने की क्षमता। हम अपनी पूरी दुनिया को प्रेरणाओं के रूप में देखने की कोशिश करते हैं, अपने पालतू जानवरों और यहाँ तक निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रेरणा बताते हैं। माता पिता के लिए एक साथ रहने, आसपास के दिन प्रतिदिन के मुद्दों को नेविगेट करने, एक साथी का चयन करने के लिए यह कौशल उपयोगी है। हमारे पास यह किसी अन्य प्राणी की तरह नहीं है। यह दिमाग पढ़ने के उतना ही करीब है जितना हमें मिलने की संभावना है। एडवांस थियरी ऑफ माइंड कौशल वाले लोगों के पास सूचना के प्रभावी कम्युनिकेटर्स बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट होता है। यदि कोई शिक्षक या बॉस के साथ सुरक्षित महसूस नहीं करता है तो हो सकता है कि वे प्रदर्शन करने में भी सक्षम न हो। यदि कोई छात्र गलत समझा जाता है क्योंकि शिक्षक छात्र के सीखने के तरीके से जुड़ नहीं सकता है तो छात्र अलग थलग पढ़ सकता है। लोग बोरिंग बातों पर ध्यान नहीं देते। दिमाग की अटेंशनल स्पॉटलाइट एक समय में केवल एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकती है, कोई मल्टीटास्किंग नहीं। हम डिटेल को रिकॉर्ड करने की तुलना में पैटर्न को देखने और किसी घटना का मीनिंग निकालने में बेहतर हैं। इमोशनल उत्तेजना दिमाग को सीखने में मदद करती है। ऑडियंस 10 मिनट के बाद चेक आउट करती है, लेकिन आप कहानी सुनाकर या भावनाओं से भरपूर इवेंट बनाकर उन्हें वापस पकड़ सकते हैं। हम जिस पर ध्यान देते हैं वह मेमोरी से बहुत अधिक प्रभावित होता है। हमारा पिछला अनुभव भविष्यवाणी करता है कि हमें कहां ध्यान देना चाहिए। कल्चर भी मायने रखती है, चाहे स्कूल में हो या व्यवसाय में। ये अंतर बहुत प्रभावित कर सकते हैं कि ऑडियंस किसी दी गई प्रस्तुति को कैसे देखते हैं। हम भावनाओं और धमकियों जैसी चीजों पर ध्यान देते हैं। आप कोई भी हो, दिमाग इन सवालों पर बहुत ध्यान देता है। दिमाग मल्टीटास्किंग करने में सक्षम नहीं है। हम बात कर सकते हैं और सांस ले सकते हैं, लेकिन जब हायर लेवल कार्यों की बात आती है तो हम ऐसा नहीं कर सकते। सेल फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाना शराब पीकर गाड़ी चलाने जैसा है। दिमाग एक सीक्वेंशियल प्रोसेसर है और दिमाग के कार्यों को स्विच करने पर हर बार 1 सेकंड के बड़े अंशों का उपभोग किया जाता है।
यही कारण है कि सेल फोन टॉकर्स ब्रेक मारने और अधिक मलबे में जाने के लिए आधे सेकंड के धीमे होते हैं। कार्यस्थल और स्कूल वास्तव में इस प्रकार के मल्टीटास्किंग को प्रोत्साहित करते हैं। किसी भी कार्यालय में चलें और आप देखेंगे कि लोग ईमेल भेज रहे हैं, अपने फोन का जवाब दे रहे हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग सेवा और माइस्पेस पर सभी एक ही समय में। शोध से पता चलता है कि आपकी त्रुटि दर 50% बढ़ जाती है और आपको चीजों को करने में 2 गुना समय लगता है। जब आप हमेशा ऑनलाइन होते हैं तो आप हमेशा विचलित होते हैं। तो हमेशा ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन हमेशा अनप्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन होता है। यदि कोई शिक्षक किसी छात्र की रुचि को नहीं पकड़ सकता है, तो ज्ञान दिमाग के डेटाबेस में ठीक तरीके से एनकोड नहीं किया जा सकेगा। जंगली जानवरों में दिमाग घरेलू जानवरों की तुलना में 15% से 30% बड़ा होता है। ठंडी, कठोर दुनिया ने जंगली जानवरों को लगातार सीखने के लिए मजबूर किया। मनुष्यों के साथ भी ऐसा ही है। आप जितनी अधिक एक्टिविटी करेंगे, यह उतना ही बड़ा और अधिक जटिल हो सकता है। दिमाग मल्टीटास्क नहीं कर सकता। यह एक मिथ है। दिमाग सीक्वेंशियल रूप से कामों पर ध्यान केंद्रित करता है, एक बार में एक। स्विचिंग में समय लगता है। दिमाग में कई प्रकार के मेमोरी सिस्टम्स होते हैं। एक प्रकार प्रोसेसिंग के 4 चरणों का फॉलो करता है: एनकोडिंग, स्टोरिंग, रिट्रीविंग और भूल जाना। आपके दिमाग में आने वाली जानकारी तुरंत टुकड़ों में विभाजित हो जाती है, जिसे स्टोरिंग के लिए विभिन्न दिमागी क्षेत्रों में भेजा जाता है। अधिकांश घटनाएं जो प्रेडिक्ट करती हैं कि क्या कुछ सीखा भी याद किया जाएगा, सीखने के पहले कुछ सेकंड्स में होता है। हम किसी मेमोरी को उसके आरंभिक क्षणों में जितना अधिक विस्तृत रूप से एनकोड करते हैं, वह उतनी ही मजबूत होगी। आप कुछ याद रखने की संभावनाओं में सुधार कर सकते हैं यदि आप उस वातावरण को पुनः उत्पन्न करते हैं जिसमें आप इसे पहले अपने दिमाग में डालते हैं। मानव दिमाग केवल 30 सेकंड से भी कम समय के लिए लगभग 7 जानकारी रख सकता है। यानी आपका दिमाग सिर्फ 7 डिजिट का फोन नंबर ही संभाल सकता है। यदि आप 30 सेकंड को कुछ मिनट्स या 1 या 2 घंटे तक बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको लगातार अपने आप को जानकारी के लिए फिर से उजागर करना होगा। यादें इतनी अस्थिर होती हैं कि याद करने के लिए आपको दोहराना पड़ता है। अपनी मेमोरी को उसके प्रारंभिक क्षणों में विस्तृत रूप से एनकोड करके सुधारें। हम में से कई लोगों को नाम याद रखने में परेशानी होती है। अगर किसी पार्टी में आपको मेरी को याद करने में मदद की जरूरत है, तो यह उसके बारे में आंतरिक रूप से अधिक जानकारी दोहराने में मदद करता है। मेरी ने नीले रंग की पोशाक पहनी है और मेरा पसंदीदा रंग नीला है। यह पहली बार में उल्टा लग सकता है, लेकिन हर अध्ययन के बाद यह पता चलता है कि यह आपकी मेमोरी में सुधार करता है। क्लासरूम में दिमाग के नियम। वॉशिंगटन विश्वविद्यालय और सिएटल पैसिफिक विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी में मदीना ने तीसरे ग्रेडर्स की वास्तविक कक्षाओं में इस दिमागी नियम का परीक्षण किया। उन्हें दोपहर में अपनी मल्टीप्लिकेशन टेबल्स दोहराने के लिए कहा गया। अध्ययन में कक्षाओं ने उन कक्षाओं की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन किया जिनमें दोहराव नहीं था। यदि मस्तिष्क वैज्ञानिक शिक्षकों के साथ मिले और रिसर्च करें, तो हम होमवर्क की आवश्यकता को समाप्त करने में सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि शिक्षा घर के बजाय स्कूल में होगी। नई जानकारी को एनकोड करने के पहले कुछ सेकंड यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है कि क्या शुरू में माना जाने वाला कुछ याद रखा जाएगा। सीखने के समय हम जितना अधिक विस्तृत रूप से जानकारी को एनकोड करते हैं, मेमोरी उतनी ही मजबूत होती है। जब एनकोडिंग विस्तृत और गहरी होती है, तो जो मेमोरी बनती है वो उस समय की तुलना में बहुत अधिक मजबूत होती है जब एनकोडिंग पार्शियल और कर्सरी होती है। प्रारंभ में नई सूचनाओं को प्रोसेस करने के लिए उपयोग किए जाने वाले न्यूरल पथ स्थायी मार्ग बन जाते हैं, जिनका मस्तिष्क सूचना को स्टोर करने के लिए पुनः उपयोग करता है। जितना अधिक प्रोसेस्ड जानकारी के अर्थ पर ध्यान केंद्रित करता है, उतनी ही विस्तृत रूप से एनकोडिंग प्रोसेस होती है। जब आप किसी जानकारी को अपने मस्तिष्क की मेमोरी में डालने का प्रयास कर रहे हो, तो सुनिश्चित करें कि आप उस जानकारी का ठीक ठीक अर्थ समझते हैं। अगर आप किसी और के दिमाग में जानकारी डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि वे इसका मतलब समझते हैं।
रटकर याद करने की कोशिश न करें और प्रार्थना करें कि अर्थ स्वयं प्रकट हो जाएगा। एक मेमोरी का जितना अधिक दोहराव चक्र अनुभव होगा, उसके आपके दिमाग में बने रहने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। दोहराव के बीच का स्थान अस्थायी यादों को अधिक स्थायी रूपों में बदलने के लिए महत्वपूर्ण कॉम्पोनेंट है। बड़े पैमाने पर सीखने की तुलना में स्पेस्ड लर्निंग बहुत बेहतर है। पुनर्प्राप्ति यानी रिट्रीवल को सबसे उज्ज्वल बनाने के लिए निश्चित अंतराल में जानबूझकर अपने आप को अधिक विस्तृत रूप से जानकारी के लिए फिर से उजागर करें। सीखना सबसे अच्छा तब होता है जब नई जानकारी को धीरे धीरे मेमोरी में शामिल किया जाता है, न कि एक ही बार में पूरी तरह से जाम कर दिया जाता है। फिजिकली छात्र न्यूरॉन्स को 90 मिनट के भीतर शिक्षक न्यूरॉन्स से समान जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, या इसका उत्साह गायब हो जाएगा। सेल सचमुच अपने आप को शून्य पर रीसेट कर देगा और ऐसा कार्य करेगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। समय की अवधि बीत जाने के बाद सूचना को दोहराया जाना चाहिए। यदि सूचना को अलग अलग समय अंतराल में बार बार प्रोसेस किया जाता है, तो शिक्षक और छात्र न्यूरॉन के बीच संबंध बदलना शुरू हो जाता है। इसलिए शिक्षक से छोटे और छोटे इनपुट्स को छात्र से अधिक मजबूत और मजबूत आउटपुट्स प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। भूलना हमें घटनाओं को प्राथमिकता देने की अनुमति देता है। हमारे सर्वाइवल के लिए इररेलेवेंट घटनाएं बेकार कॉग्निटिव स्थान ले लेंगी यदि हम उन्हें वही प्राथमिकता देते हैं जो हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं के रूप में हैं। तो हम नहीं कर पाते हैं। ज्यादातर यादें मिनट्स में गायब हो जाती हैं, लेकिन जो नाजुक दौर से बच जाती हैं वे समय के साथ मजबूत होती जाती हैं। लंबी अवधि की यादें हिपोकैम्पस और कॉर्टेक्स के बीच दो तरफा बातचीत में बनती हैं, जब तक कि हिपोकैम्पस कनेक्शन को तोड़ नहीं देता और मेमोरी कॉर्टेक्स में तय हो जाती है, जिसमें सालों लग सकते हैं। हमारा दिमाग हमें वास्तविकता का केवल एक अनुमानित दृष्टिकोण देता है, क्योंकि वे अतीत की यादों के साथ नए ज्ञान को मिलाते हैं और उन्हें एक साथ स्टोर करते हैं। दीर्घकालिक स्मृति को अधिक विश्वसनीय बनाने का तरीका यह है कि नई जानकारी को धीरे धीरे शामिल किया जाए और इसे समय अंतराल में दोहराया जाए। एक स्मृति को मजबूत करने में वर्षों लग जाते हैं, मिनट, घंटे या दिन नहीं बल्कि साल। आप पहली कक्षा में जो सीखते हैं वह हाई स्कूल में आपके द्वितीय वर्ष तक पूरी तरह से नहीं बनता है। मदीना का ड्रीम स्कूल वह है जो सीखी गई बातों को दोहराता है, घर पर नहीं बल्कि स्कूल के दिनों में, शुरुआती सीखने के 90 से 120 मिनट बाद। हमारे स्कूल वर्तमान में इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि अधिकांश वास्तविक शिक्षा घर पर ही हो। आप बेहतर कैसे याद करते हैं? बार बार सूचना के संपर्क में, विशेष रूप से समय अंतराल में, मस्तिष्क में मेमोरी को ठीक करने का सबसे शक्तिशाली तरीका प्रदान करता है। भूलना हमें घटनाओं को प्राथमिकता देने की अनुमति देता है, लेकिन अगर आप याद रखना चाहते हैं तो दोहराना याद रखें। अच्छी नींद लें, अच्छा सोचें। दिमागी सेल्स और केमिकल्स के बीच टेंशन की स्थिति में है जो आपको सोने की कोशिश करते हैं, और सेल्स और केमिकल्स के बीच जो आपको जगाए रखने की कोशिश करते हैं। जब आप सो रहे होते हैं तो आपके मस्तिष्क के न्यूरॉन्स जोरदार रिदमिकल गतिविधि दिखाते हैं, शायद उस दिन आपने जो सीखा उसे फिर से रिप्ले करना। लोग अलग अलग होते हैं कि उन्हें कितनी नींद की आवश्यकता होती है और जब वे इसे प्राप्त करना पसंद करते हैं, लेकिन दोपहर की झपकी के लिए बायोलॉजिकल ड्राइव सार्वभौमिक है। नींद की कमी से ध्यान, कार्यशील स्मृति, मूड, क्वांटिटेटिव स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग और यहाँ तक कि मोटर निपुणता भी प्रभावित होती है। जब हम सो रहे होते हैं तो दिमाग बिल्कुल भी आराम नहीं कर रहा होता है। यह लगभग अविश्वसनीय रूप से सक्रिय है। यह संभव है कि हमें सोने की आवश्यकता इसलिए है ताकि हम सीख सकें। नींद महत्वपूर्ण होनी चाहिए क्योंकि हम अपने जीवन का 1/3 भाग इसे करने में व्यतीत करते हैं। नींद की कमी से ध्यान, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, वर्किंग मेमोरी, मूड, क्वांटिटेटिव स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग और यहाँ तक कि मोटर निपुणता भी प्रभावित होती है। हम अभी भी नहीं जानते कि हमें नींद कितनी जरूरत है। यह उम्र, लिंग, गर्भावस्था, यौवन और बहुत कुछ के साथ बदलता है। झपकी लेना सामान्य है। कभी दोपहर में थकान महसूस होती है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका दिमाग वास्तव में झपकी लेना चाहता है। आपके सिर में दो सेनाओं के बीच युद्ध चल रहा है। प्रत्येक सेना मस्तिष्क की सेल्स और बायोकेमिकल्स से बनी होती है। एक आपको जगाए रखने की सख्त कोशिश कर रही है, दूसरी आपको सोने के लिए मजबूर करने की सख्त कोशिश कर रही है। आपकी नींद के मध्य बिंदु के 12 घंटे बाद अपराह्न 3 बजे के आसपास आपका दिमाग बस इतना करना चाहता है कि झपकी लेना है। झपकी लेना आपको अधिक प्रोडक्टिव बना सकता है। एक अध्ययन में 26 मिनट की झपकी ने नासा के पायलट्स के प्रदर्शन में 34% का सुधार किया। छात्रों को गणित की समस्याओं की एक सीरीज दी गई, जिसमें सभी के पास एक शॉर्टकट था जो उन्हें रिवील नहीं किया गया था। यदि उत्तर उसी दिन देना हो तो केवल 20% ने ही शॉर्टकट पाया, लेकिन सोने के बाद पूछा जाए तो 60% ने शॉर्टकट ढूंढ लिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रयोग कितनी बार चलाया जाता है। स्लीप ग्रुप लगातार 3 से 1 के बीच नॉन स्लीप ग्रुप से बेहतर प्रदर्शन करता है। स्ट्रेस्ड दिमाग नॉन स्ट्रेस्ड दिमाग की तरह नहीं सीखता। आपके शरीर की रक्षा प्रणाली एड्रेनलिन और कोर्टिसोल की रिहाई एक गंभीर लेकिन गुजरने वाले खतरे की तत्काल प्रतिक्रिया के लिए बनाई गई है। व्यक्तिगत रूप से सबसे खराब प्रकार का तनाव यह महसूस करना है कि समस्या पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, आप असहाय हैं। भावनात्मक तनाव का समाज भर में बच्चों की स्कूल में सीखने की क्षमता पर और काम पर कर्मचारियों की उत्पादकता पर भारी प्रभाव पड़ता है। आपका दिमाग लगभग 30 सेकंड्स तक चलने वाले तनाव से निपटने के लिए बनाया गया है। दिमाग को लॉन्ग टर्म तनाव के लिए नहीं बनाया गया है, जब आपको लगता है कि आपका कोई नियंत्रण नहीं है। तनाव लगभग हर तरह की कॉग्निशन को नुकसान पहुंचाता है जो मौजूद है। यह मेमोरी और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को नुकसान पहुंचाता है। यह आपके मोटर कौशल को नुकसान पहुंचा सकता है। जब आप लंबे समय तक तनाव में रहते हैं तो यह आपकी इम्यून प्रतिक्रिया को बाधित करता है। आप अधिक बार बीमार पड़ते हैं। यह आपके सोने की क्षमता को बाधित करता है। आप उदास हो जाते हैं। घर की इमोशनल स्टेबिलिटी एकेडमिक सफलता का एकमात्र सबसे बड़ा भविष्यवक्ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हार्वर्ड में जाए, तो घर जाए और अपने जीवन साथी से प्यार कीजिए। आपके पास एक दिमाग है। आपके पास घर पर जो दिमाग है, वही दिमाग काम या स्कूल में आपके पास है। आप घर पर जो तनाव अनुभव कर रहे हैं, वह काम पर आपके प्रदर्शन को प्रभावित करेगा, और इसके विपरीत। एक ही समय में अधिक इंद्रियों को उत्तेजित करें। हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से किसी घटना के बारे में जानकारी को अब्सॉर्ब करते हैं, इसे इलेक्ट्रिकल संकेतों में अनुवाद करते हैं, उन संकेतों को दिमाग के अलग अलग हिस्सों में फैलाते हैं, फिर जो हुआ उसका पुनर्निर्माण करते हैं, अंततः घटना को समग्र रूप से मानते हैं। ऐसा लगता है कि दिमाग इन संकेतों को कैसे परसीव किया जाए, यह तय करने में पिछले अनुभव पर आंशिक रूप से निर्भर करता है। इसलिए दो लोग एक ही घटना को बहुत अलग तरीके से देख सकते हैं। हमारी इंद्रियां एक साथ काम करने के लिए विकसित हुई। दृष्टि को प्रभावित करने वाली दृष्टि, उदाहरण के लिए, यदि हम एक साथ कई इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं तो हम सबसे अच्छा सीखते हैं। गंध में यादों को वापस लाने की एक असामान्य शक्ति होती है, शायद इसलिए कि गंध संकेत थैलेमस को बाईपास करते हैं और सीधे अपने गंतव्य तक जाते हैं, जिसमें भावनाओं का सुपरवाइजर शामिल होता है, जिसे अमिग्डला कहा जाता है। हमारी इंद्रियां एक साथ काम करती हैं, इसलिए उन्हें उत्तेजित करना महत्वपूर्ण है। आपका सिर पूरी दुनिया, दृष्टि, ध्वनि, स्वाद, गंध, स्पर्श, एक पार्टी के रूप में ऊर्जावान की धारणाओं के साथ चटकता है। मेमोरी को जगाने में गंध असामान्य रूप से प्रभावी है। यदि आप किसी फिल्म के विवरण पर परीक्षण कर रहे हैं, जबकि पॉपकॉर्न की गंध हवा में बह रही है, तो आपको 10 से 50% अधिक याद होगा। व्यापार के लिए स्मेल वास्तव में महत्वपूर्ण है। जब आप स्टारबक्स में जाते हैं, तो सबसे पहली चीज जो आपको स्मेल आती है वह है कॉफी। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए वर्षों से कई चीजें की हैं। सीखने की कड़ी, मल्टीसेंसरी वातावरण में वे हमेशा अनसेंसरी वातावरण वाले लोगों की तुलना में बेहतर करते हैं। उनके पास बेहतर रेजोल्यूशन के साथ अधिक रिकॉल है जो अधिक समय तक चलता है। यह 20 साल बाद भी स्पष्ट है।
छात्र अकेले शब्दों की तुलना में शब्दों और चित्रों से बेहतर सीखते हैं। जब संबंधित शब्द और चित्र एक साथ प्रस्तुत किए जाते हैं तो छात्र बेहतर सीखते हैं। छात्र बेहतर सीखते हैं जब संबंधित शब्द और चित्र पृष्ठ या स्क्रीन पर प्रत्येक से दूर होने के बजाय एक दूसरे के पास प्रस्तुत किए जाते हैं। छात्र बेहतर सीखते हैं जब बाहरी सामग्री को शामिल करने के बजाय बाहर रखा जाता है। छात्र एनिमेशन और ऑन स्क्रीन टेक्स्ट की तुलना में एनिमेशन और नरेशन से बेहतर सीखते हैं। दृष्टि अन्य सभी इंद्रियों में बेहतर है। दृष्टि अब तक हमारी सबसे प्रमुख भावना है, जो हमारे दिमाग के आधे संसाधनों पर कब्जा कर लेती है। हम जो देखते हैं वही हमारा दिमाग हमें बताता है कि हम देखते हैं, और यह 100% सटीक नहीं है। हमारे द्वारा किए जाने वाले दृश्य एनालिसिस में कई चरण होते हैं। रेटिना फोटॉन्स को सूचना की छोटी मूवी जैसी धाराओं में इकट्ठा करती है। दृश्य कॉर्टेक्स इन धाराओं को प्रोसेस करती है। कुछ क्षेत्र गति दर्ज करते हैं, अन्य रंग दर्ज करते हैं, आदि। अंत में हम उस जानकारी को वापस एक साथ जोड़ते हैं ताकि हम देख सकें। हम चित्रों के माध्यम से सबसे अच्छा सीखते हैं और याद करते हैं, लिखित या बोले गए शब्दों के माध्यम से नहीं। हम चित्रों को याद रखने में अविश्वसनीय हैं। जानकारी का एक अंश सुने और 3 दिन बाद आपको उसका 10% याद रहेगा। एक तस्वीर जोड़ें और आपको 65% याद होगा। चित्र टेक्स्ट को भी मार्क देते हैं क्योंकि पढ़ना हमारे लिए इतना इनएफिशिएंट है। हमारा दिमाग शब्दों को बहुत सारे छोटे चित्रों के रूप में देखता है और हमें उन्हें पढ़ने में केपेबल होने के लिए अक्षरों में कुछ विशेषताओं की पहचान करनी होगी। इसमें समय लगता है। दृष्टि हमारे लिए इतनी बड़ी बात क्यों है? शायद इसलिए कि हमने हमेशा बड़े खतरों, फूड सप्लाईज और रिप्रोडक्शन के अवसरों की आशंका जताई है। पुरुषों और महिलाओं के दिमाग अलग अलग संरचनात्मक और बायोकेमिकली रूप से भिन्न होते हैं। पुरुषों के पास एक बड़ा अमिगडाला होता है और उदाहरण के लिए सेरोटोनिन का तेजी से उत्पादन होता है, लेकिन हम नहीं जानते कि उन मतभेदों का महत्व है या नहीं। पुरुष और महिलाएं तीव्र तनाव के लिए अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। महिलाएं अमिगडाला के बाएं हेमिस्फीयर को सक्रिय करती हैं और भावनात्मक विवरण याद रखती हैं। पुरुष सही अमिगडाला का उपयोग करते हैं और जिस्ट प्राप्त करते हैं। क्या अलग है? मानसिक स्वास्थ्य प्रोफेशनल्स ने वर्षों से मानसिक विकारों के प्रकार और गंभीरता में जेंडर आधारित अंतर के बारे में जाना है। महिलाओं की तुलना में पुरुष स्किज़ोफ्रेनिया से अधिक गंभीर रूप से पीड़ित हैं। 2 से 1 से अधिक तक पुरुषों की तुलना में महिलाओं के उदास होने की संभावना अधिक होती है, एक ऐसा आंकड़ा जो यौवन के ठीक बाद दिखाई देता है और अगले 50 वर्षों तक स्थिर रहता है। मेल्स अधिक असामाजिक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। महिलाओं को ज्यादा घबराहट होती है। शराब और नशे के आदी ज्यादातर पुरुष हैं। अधिकांश एनोरेक्सिक्स महिलाएं हैं। पुरुष और महिलाएं तीव्र तनाव को अलग तरह से संभालते हैं। जब रिसर्चर लैरी केहिल ने उन्हें स्लैशर फिल्म्स दिखाई, तो पुरुषों ने उनके दिमाग के दाहिने हेमिस्फीयर में अमिगडाला को इस्तेमाल किया, जो एक घटना के सार के लिए जिम्मेदार है। उनका बायां हिस्सा तुलनात्मक रूप से मौन था। महिलाओं ने अपने बाएं अमिगडाला को इस्तेमाल किया, जो विवरण के लिए जिम्मेदार था। एक टीम होने से जो एक साथ तनावपूर्ण स्थिति के सार और विवरण को समझती है, हमें दुनिया को जीतने में मदद मिली। पुरुष और महिलाएं कुछ भावनाओं को अलग तरह से प्रोसेस करते हैं। भावनाएं उपयोगी हैं। वे मस्तिष्क को ध्यान देते हैं। ये प्रकृति और पोषण के बीच जटिल इंटरैक्शंस का एक उत्पाद है। हम शक्तिशाली और प्राकृतिक खोजकर्ता है। बच्चे इस बात के मॉडल हैं कि हम कैसे सीखते हैं, पर्यावरण के प्रति निष्क्रिय प्रतिक्रिया से नहीं, बल्कि अवलोकन, परिकल्पना, प्रयोग और निष्कर्ष के माध्यम से सक्रिय परीक्षण द्वारा। दिमाग के विशिष्ट भाग इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अनुमति देते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारी परिकल्पना में त्रुटियों की तलाश करता है और एक आसपास का क्षेत्र हमें व्यवहार बदलने के लिए कहता है। मस्तिष्क में फैले मिरर न्यूरॉन्स के कारण हम व्यवहार को पहचान सकते हैं और उसका अनुकरण कर सकते हैं। हमारे वयस्क दिमाग के कुछ हिस्से एक बच्चे की तरह लचीले रहते हैं, इसलिए हम न्यूरॉन्स बना सकते हैं और जीवन भर नई चीजें सीख सकते हैं।
जिन कक्षाओं में हम भरे हुए हैं, उनके बावजूद खोज करने की इच्छा हमें कभी नहीं छोड़ती। बच्चे इस बात का मॉडल हैं कि हम कैसे सीखते हैं, पर्यावरण के प्रति निष्क्रिय प्रतिक्रिया से नहीं बल्कि अवलोकन, परिकल्पना, प्रयोग और निष्कर्ष के माध्यम से सक्रिय परीक्षण द्वारा। शिशु वस्तुओं पर विधिपूर्वक प्रयोग करते हैं, उदाहरण के लिए यह देखने के लिए कि वे क्या करेंगे। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में ब्रेन रूल्स बुक के बारे में जाना है। हमारा लक्ष्य है कि आप हमारे वीडियोस से हर दिन कुछ न कुछ सीखें और इससे अपने जीवन को बेहतर बनाएं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।